तो इस्लामियात की जो पेपर है, उसकी पेपर अटेम्प्टिंग जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इस्लामियात जो है मोस्टली उसका जो मटेरियल है जो मार्केट में अवेलेबल है वो तकरीबन सारे एस्पायरेंट्स वही यूज़ करते हैं और फिर पेपर में भी वही लिख कर आते हैं। वो गलत मटेरियल नहीं है, वो मटेरियल सही है। जैसे हाफिज़ करीमजाद चुगताई साहब की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। और मैंने भी वो रिकमेंड करता हूँ, मैंने खुद पढ़ी भी है वो। लेकिन आप एज़ इट इज़ उस किताब जैसा लिख कर आएँ, ठीक है? और 50% कॉपीज़ बिल्कुल हाफ़िज़ करीमदाद चुगताई की जो किताब है, उसके तर्ज़ अमल पे लिखी हुई हैं, आउटलाइन भी वही है, आर्गुमेंट्स भी वही हैं, कुरान पाक की वर्सेस, कोटेशंस, हदीसें, सारी चीज़ें सेम है, 50% स्टूडेंट्स की वो सेम चीज़ें हैं। तो वो कंटिन्यूअसली एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है, मैं आपको अपना एग्जांपल दूँ, ठीक है? मेरे पास अभी मैं ऐसे एवोल्यूशन पेज चला रहा हूँ, मेरे पास तकरीबन उसमें 10 बच्चे हैं। अब उन 10 बच्चों का अगर सेम मटेरियल होगा ना, तो मैं लो स्कोरिंग करूँगा, मैं उनको कम स्कोर दूँगा क्योंकि मैं कहूँगा कि किसी के पास यूनिक मटेरियल ही नहीं है। 1-10 में से ऐसा होगा जिसका रिलेवेंट होगा, थोड़ा डिफरेंट मटेरियल होगा, सारी बातें अच्छी होंगी बट थोड़ा उसका डिफरेंट तरीका होगा। मैं उसको कंपैरेटिवली स्कोर ज़्यादा दूँगा। ये साइकोलॉजी एग्ज़ामिनर की होती है, ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आप हाफ़िज़ करीमगंज चुगताई की किताब पढ़ें, उसके साथ-साथ 2-3 किताबें थोड़ी ओवरव्यू कर लें, सारी नहीं पढ़ें। एक इस्लाम द मिसअंडरस्टूड रिलिजन, एक इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज जो खुशी साहब की है। ये 2 किताबें आप जो है ना एक्स्ट्रा थोड़ी ओवरव्यू कर लें। इस्लाम द मिसअंडरस्टूड रिलिजन तो ज़रूर पढ़िएगा, तो आपके पास क्या थोड़ा डाइवर्स मटेरियल आ जाएगा, ठीक है? अभी आपके पास डाइवर्स मटेरियल आ गया। उसके बाद अब आपको करना ये है कि आपको जो पेपर है इस्लामियात का, उसको एटलीस्ट अगर मैं साइड्स में बताऊँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेज है। यहाँ से अगर आप पेपर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो मिनिमम आप माइंड में रखें कि एक सवाल का जो जवाब होगा, वो आपका एक ये पेज, एक ये, एक ये 3 हो गए, 4, 5 मिनिमम इतना जवाब होना चाहिए, मिनिमम, ठीक है ना? 6 जो है यहाँ तक दिस इज़ आइडियल लेंथ अगर आप पर जवाब 6 पेजेज़ लिख रहे हैं। मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 7 एंड 8 7 एंड 8 तक मेरी स्पीड होती थी, उससे ज़्यादा मेरी स्पीड भी नहीं थी। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो आप जितना ज़्यादा लिख सकते हैं, लिखें। नहीं तो मिनिमम ये 5 साइड पेजेज़ होने चाहिए। ठीक है? अब सबसे पहले बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, कि आपका जो पहला जवाब है, ठीक है? आपका जो पहला जवाब है, वो नेचुरली थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि आप फॉर एग्ज़ाम्पल 9 बजे पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, 12 बजे आपका पेपर खत्म होना है, तो आप थोड़ा रिलैक्स्ड होते हैं। पहला सवाल है, तो मज़े-मज़े से लिखते हैं, स्पीड भी थोड़ी स्लो-स्लो होगी। आप कहेंगे टाइम पड़ा हुआ है, देख लेंगे, तो वो 9 बज के 10 हो जाते हैं, आपका एक सवाल पूरा भी नहीं होता है, ठीक है? आपको टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करना है। नेचुरली पहला जो जवाब है वो 8-9 पेजेस तक चला जाता है, दूसरा जवाब 6-7 तक हो जाता है, तीसरा और चौथा सवाल 3-4, 2-3 इतने पेजेस का होता है। तो आप याद रखें, आप 7-8 पेजेस का लिखें, आप 6 का 5 का लिखें, आपको मार्किंग ज़्यादा नहीं मिलेगी। आपने अगर 7-8 पेजेस का लिखा है तो मेबी आपको 1 मार्क ज़्यादा मिल जाए। अगर आपको वैसे एग्ज़ामिनर 12 स्कोर देगा 5 पेजेस के, तो आपने 8 पेजेस लिखे हुए हैं, तो वो आपको 13 या 14 दे देगा। लेकिन आपने वहीं किसी सवाल के 2-3 पेजेस लिखे हैं, तो वो आपको 5-6 नंबर देगा। तो आप हमेशा याद रखें, अगर आप एक सवाल को टाइम थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है? तो आप दूसरे सवालों का टाइम खा रहे हैं। तो पहली बात, आपने मटेरियल थोड़ा डाइवर्स आपके पास हो गया। सेकंड थिंग, आपको टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। प्रॉपरली आपको दिमाग में ये रखना है कि 30 टू 45 मिनट्स के अंदर आपका एक सवाल का जवाब हो जाना चाहिए। 30 टू 45 मिनट्स के अंदर। इतना अगर आप टाइम लिमिट रखेंगे तो आपके 4 सवाल मज़े से हो जाएँगे। मिनिमम कितने? 5 पेजेज़, आइडियल इज़ 6, मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 7 टू 8 और बराबरी रखनी है, ठीक है? मतलब 5 टू 7 हर सवाल के जवाब की लेंथ थोड़ी बहुत इतनी होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अब ये टाइम मैनेजमेंट सही कैसे होगा? ये आपको 2 तरीके से होगा, या तो इफ यू हैव रिसोर्सेज़, पैसे-वैसे हैं, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो कोई अच्छी अकेडमी जॉइन करें या ऑनलाइन मॉक्स जॉइन करें, ऑनलाइन मॉक्स लें, ठीक है?
या अकेडमी में जाके मॉक्स दें, 3-3 घंटे बैठकर वो पेपर सॉल्व करें, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपकी क्वेश्चन अटेम्प्टिंग भी हो जाएगी, थोड़ा बहुत फीडबैक भी मिल जाएगा, मल्टीपल फायदे हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, घर में बैठे, ये जो मेरा स्टडी जैसा रूम बना हुआ है माहौल, उसमें 3 घंटे का टाइमर लगा के मजे से घर में बैठ के प्रैक्टिस करें। पास पेपर कोई भी उठा लें, 3-3 घंटे बैठकर ऐसे माहौल बनाएं कि ये आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और विद इन 3 आवर्स यू हैव टू कंप्लीट द पेपर। अभी आपके टाइम मैनेजमेंट का मसला भी हल हो गया, आपका वो मटेरियल भी आपके पास आ गया। अब आपको पेपर में करना ये है, सबसे पहली बात लिख लें अपने पास, ठीक है, जो भी नोट करना है लिख लें। राइट व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड, वेरी सिंपल, राइट व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड, जो चीज पूछी गई है वही लिखनी है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज दीन एंड हाउ इस्लाम इज डिस्टिंक्टिव फ्रॉम अदर रिलीजन्स, आपको सिर्फ इसी बात पे लिखना है, आपको किसी और चीज में जाना नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि दीन बताएं, और दीन इस्लाम जो है वो मुख्तलिफ दूसरे रिलीजन से किस तरह है। अब आप उसमें बैठने लग जाएं कि दीन रिलीजन में फर्क ये है, दीन की ये क्वालिटी है, रिलीजन की ये क्वालिटी है, आपसे पूछ ही नहीं रहा है, आपसे पूछ रहा है कि दीन क्या है, बस इतना बताएं, और इस्लाम दूसरे मजहबों से कैसे मुख्तलिफ है वो बता दें। तो जो चीज पूछी जा रही है आपको वही लिखनी है, उसकी डेप्थ में जाना है, ठीक है, उसकी भले डेप्थ में चले जाएं, जितना आपको डेप्थ नॉलेज है उसमें भले चले जाएं, पर आपको बीट अबाउट द बुश नहीं करना है, डायरेक्ट हिट दी बुलजाय वाला काम करना है, ठीक है। मतलब इसका अगर मैं आपको एक फ्रेज में बताऊं तो आपको करना यह है कि स्टे रिलेवेंट, स्टे रिलेवेंट इज द की। जो चीज पूछी गई है बस वही चीज बताएं, कोई जरूरत नहीं है कि आप इधर उधर की बातें करें। अब आपका मटेरियल भी हो गया, टाइम मैनेजमेंट भी हो गई, रिलेवेंसी भी आ गई। उसके बाद आपको जो जो आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, हमेशा काम करें एक, हमेशा ये एक अलमिया है, द मोर यू राइट द मोर पैराग्राफ्स यू गिव, इट मींस यू आर गिविंग मोर आइडियाज। जितने ज्यादा पैराग्राफ्स लिखेंगे उसका मतलब क्या है कि आप ज्यादा पैराग्राफ्स दे रहे हैं, और सॉरी ज्यादा आइडियाज दे रहे हैं। जितने ज्यादा पैराग्राफ्स लिखेंगे मतलब ज्यादा आइडियाज दे रहे हैं, क्योंकि वन पैराग्राफ वन आइडिया ये डिनोट करता है। अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो मतलब एक आइडिया बता रहे हैं, तो आपको कोशिश करके जो है ज्यादा पैराग्राफ्स लिखने हैं, ठीक है। ये सिर्फ इस्लामियात के लिए नहीं कह रहा, हर पेपर के लिए कह रहा हूँ। जितने ज्यादा पैराग्राफ्स लिखेंगे उतना ज्यादा आपके चांसेस हैं कि आपके स्कोर ज्यादा आ जाए। अब पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 3 to 4 सेंटेंसेस, ठीक है ना, मिनिमम 3 to 4 सेंटेंसेस। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन थोड़े बड़े होंगे, बाकी जो बॉडी पैराग्राफ्स होंगे 3 to 4 सेंटेंसेस मिनिमम। मैक्सिमम बॉडी पैराग्राफ में यू कैन गो अप टू 6 to 7, इतने इतने पैराग्राफ की लेंथ हो। हर पैराग्राफ का स्टार्ट जो हो वो टॉपिक सेंटेंस से हो, जो मतलब आप लिखना चाहते हैं, जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, फिर उसको प्रूव करें या एलोबरेट करें, और आखिर में उस चीज को कंक्लूड कर लें। तो प्रॉपर पैराग्राफ राइटिंग होनी चाहिए। हर पैराग्राफ के स्टार्ट में एग्जामिनर अगर पढ़े तो समझ जाए कि इसमें क्या बात होगी, और हर पैराग्राफ के एंड में उस पैराग्राफ का कंक्लूजन दिखना चाहिए कि अच्छा ये बात हो रही थी, ठीक है। तो जितने ज्यादा पैराग्राफ लिखेंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आपका स्कोर ज्यादा आ जाए। तो अब आपका मटेरियल भी हो गया, आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो गया, रिलेवेंसी भी आ गया। अभी आपको रिलेवेंट रहकर ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब आपको कितनी कुरान पाक की वर्सेस हदीसें या कोटेशंस यूज करने हैं, तो आप अगर फॉर एग्जांपल 15 पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल छोटे छोटे पैराग्राफ करके आप 15 पैराग्राफ्स एक सवाल में लिख रहे हैं, तो 15 पैराग्राफ्स में आपके 3 या 4 में कुरान पाक की वर्सेस हो, 3 या 4 में, 2 या 3 में हदीसें हो, और 2 या 3 में आपकी कोई कंटेम्प्रेरी कोटेशंस हो, ठीक है ना। ओवरवेलम नहीं करना है, हर एक पैराग्राफ में 2-2 3-3 कुरान पाक की वर्सेस, 2-2 3-3 हदीस हैं। ओवरवेलम आपको जवाब को नहीं करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा उसमें घुसाते चले जाएं, ठीक है ना। जो रिलेवेंट चीज हो, पहले तो कुरान पाक, अगर आपके पास इल्म इल्म से रिलेटेड सवाल आ रहा है तो उससे रिलेटेड हदीसें हों, उससे रिलेटेड आपके पास कुरानिक वर्सेस हो। ये भी एक अलमिया होता है, मैंने कॉपीज चेक किए हैं, तो बच्चे जो हैं कुछ कुरान पाक की वर्सेस याद करके आते हैं, ठीक है। अब सवाल जो आता है उसमें स्पेस बनता ही नहीं है कि वो वहां पे यूज हो सके, फिर वो फोर्सफुली उसको घुसाते हैं कि हमें याद है बस हमें यूज करनी है। ये नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको ओवरवेलम नहीं करना है। 15 अगर पैराग्राफ दे रहे हैं तो 5 पैराग्राफ्स को ऐसे ही छोड़ दें, भले उसमें कोई हदीस, कोई कोटेशन, कोई कुरान वर्सेस ना हो,
9 से 10 आपके पैराग्राफ्स में कोई रेफरेंस हो, या कुरान पाक की वर्स हो, या हदीस हो, या कोई कंटेम्प्रेरी ऑथर या कंटेम्प्रेरी ऑथर के एरा से पहले कोई ना कोई आपके पास उसमें वर्स या सॉरी कोटेशन या किसी बुक का रेफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये टेक अवे क्या है, डोंट ओवरवेलम योर आंसर विथ Quranic verses, hadiths, and quotations of contemporary authors या references from the books। overwhelm नहीं करना है। अब overwhelm के साथ साथ अंडर यूजेज, कुछ लोग बड़ा अंडर यूज करके आते हैं, मतलब 15 पैराग्राफ लिख रहे हैं तो 2-3 रेफरेंसेस, ये बहुत अंडर यूजेज है। ठीक है ना, स्कोर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो बैलेंस रखना है, ओवरवेलमिंग भी नहीं होनी चाहिए। 15 पैराग्राफ से तो आइडियली मैंने आपको कितना बता दिया, 9 से 10, 8 से 10 भी ठीक है। ठीक है, 8 से 10 पैराग्राफ में हो जाना चाहिए। और 2-3 देंगे तो अंडर यूजेज हो जाएगा, सारे के सारे में दे देंगे तो मतलब थोड़ा आपके ओपिनियन की बात हमें नहीं पता चलेगी। उसके बाद आपको जो इस्लामियात का पेपर है, अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा सवाल है जैसे इस्लामोफोबिया का सवाल आ रहा है, फॉर एग्जांपल क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन का सवाल आ रहा है, उसमें आप क्रिटिकल एनालिसिस दे सकते हैं। नहीं तो दीन क्या है, रिलीजन क्या है, नमाज क्या है, नमाज के इम्पैक्ट्स बताएं, उसमें क्रिटिकल एनालिसिस की कोई स्पेस नहीं बनती है। उसमें भी लोग क्रिटिकल एनालिसिस करके आते हैं, तो ये मजा नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन जितना हो सके दिखाएं, मतलब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज सलात एंड डिफाइन द सोशल एंड मोरल इम्पैक्ट्स ऑफ सलात, तो आप एक चार्ट बनाएं। ठीक है, ऊपर लिखें सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ सलात, फिर नीचे ब्रैकेट से सारे जितने इम्पैक्ट्स हैं 4-5, वो पहले उसे एग्जामिनर को पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दिखा दें चार्ट बनाकर, फिर उनको नीचे छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिफाइन कर लें। ठीक है, तो थोड़ी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जैसे दीन और रिलीजन में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो एक तरफ दीन लिखें, दूसरी तरफ रिलीजन लिखें, उसको एक अच्छे से चार्ट में बुलेट पॉइंट्स में बनाएं, फिर नीचे उनको पैराग्राफ राइटिंग में डिफाइन करें। ठीक है, तो थोड़ी अगर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होगी, हर सवाल में एक चार्ट होगा तो इट लुक्स गुड। ठीक है ना, वो आई प्लीजिंग होती है कॉपी। उसके बाद मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा वो ये चीज सजेस्ट करूंगा कि कहीं भी किसी सवाल में स्पेस बन रहा हो, ठीक है, कहीं भी किसी सवाल में स्पेस बन रहा हो, जैसे इस्लामिक सिविलाइजेशन के चैप्टर से अगर सवाल आ जाए, इस्लामिक सिविलाइजेशन से, इस्लामिक सिविलाइजेशन क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, या फॉर एग्जांपल उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, तो पहले तो आप ओल्ड इरा में जितने जितने उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे, या रियासत मदीना में जो जो इस्लामिक कल्चर था, सिविलाइजेशन थी, लिख कर आएंगे। अब यहाँ आपके पास एक एनालिटिकल पैराग्राफ की स्पेस बनती है कि आप यहाँ पर भले क्रिटिकल एनालिसिस दे दें, या कंक्लूजन कोई क्रिटिकल एनालिसिस बना दे कि उसमें लिखें कि अनफॉर्चुनेटली जो करंट इरा है, करंट मुस्लिम वर्ल्ड है, उसमें जो इस्लामिक सिविलाइजेशन का ट्रू एसेंस था वो लॉस हो गया है। अभी उस तरीके की कल्चर, उस तरीके की सिविलाइजेशन की हमें कहीं भी जो है वो नहीं मिलती है, पर ये हमें मिल सकती है अगर हम इस्लाम एज अ दीन कम्प्लीटली उसको जिस तरह है फॉलो करने लगे, और हम इस चीज़ पे यकीन रखें कि अभी भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच में है और उसकी सुना पे हम कंटिन्यूसली चलते रहें, तो हम जो है उस सिविलाइजेशन जैसे बन सकते हैं। ठीक है ना, तो इस ऐसे किस्म के सवालों में ये स्पेस बनती है। अब लोगों के फेलियर होने के या लो स्कोरिंग के रीजन ये होते हैं, तो एक तो क्रेम्ड मटेरियल, क्रेम मटेरियल होता है, दूसरा ओवरवेल्म, यूज इतना करके आते हैं, हदीसें कोट्स बहुत ज्यादा यूज करके आते हैं, जरूरत होती भी नहीं है इतने ज्यादा यूज करके आते हैं। तीसरा अंडर यूजेज होता है। ठीक है, चौथा रिलेवेंसी होती नहीं है, पूछी एक चीज होती है जवाब किसी और चीज का देते हैं। तो ये कुछ रीजंस होते हैं लो स्कोर और फेल होने के। और आपको कभी भी गलत अरबिक वर्सेस नहीं लिखनी है। ठीक है ना, अरबिक वर्सेस आप याद कर लें अपने हिसाब से जितनी आपको याद हो पाए, और उसका अगर स्पेस बने तो उनको यूज भी करके आए, नहीं तो अरबिक वर्सेस अगर आपको याद नहीं आ रही है तो गलत मत लिखिएगा। अरबिक वर्सेस याद नहीं आ रही है, उसकी ट्रांसलेशन याद है, ट्रांसलेशन लिख कर आए। ट्रांसलेशन भी आपको याद नहीं आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुरान पाक में इस तरीके से कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो आप वो लिख कर आए। अगर आपको ये भी याद नहीं आ रहा कि ये कुरान पाक में बात की हुई है या हदीस में की हुई है, तो आप रेफरेंस में कह दें कि इस्लाम ये कहता है। ठीक है ना, कभी भी गलत ना लिख के आइएगा। इस्लामियात के पेपर में मुझे पता है लोग ब्लफ करते हैं, लोग जो है झूठे रेफरेंसेस भी अपने तरफ से लेके आते हैं कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा था, ये बाबा इसमें लिखा हुआ है, ये इसमें लिखा हुआ है। इस्लामियात का पेपर जो चेक करेगा वो लर्न बंदा होगा। ठीक है, वो सीखा हुआ बंदा होगा। ठीक है ना, उससे मेन स्ट्रीम चीजें तो पता हो, क्या पता हाफिज कुरान भी हो और आपको ऐसी चीज लिख कर आए जो कुरान में है नहीं, हदीस में है, और आप लिख कर आएंगे कुरान में है,
गलत इंप्रेशन जाएगा, ठीक है ना। वो आपको मे बी फेल ना करे पर आपको स्कोर भी इतना अच्छा नहीं देगा, ठीक है। अगर बिल्कुल वो तपा हुआ होगा तो फेल भी कर देगा। तो बस गलत कोई चीज नहीं, याद नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं आती थी, मैं इस्लाम लिख देता था कि ये इस्लाम ने कहा हुआ है। मुझे याद नहीं आता था कि ये कुरान पाक की कौन सी वर्स में है, तो मैं सिर्फ कुरान लिख कर आता था। तो ये आपको चीजें करनी है, ठीक है। सो ये है पेपर अटेम्प्टिंग, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अभी जो जो आपके सवाल आते हैं आप पूछें।